कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाए जाने के 1 साल पूरा होने के बाद श्रीनगर में 2 दिनों के लिए कर्फ्यू लगाया गया था। पर मोदी सरकार ने तो कहा था कि आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद वहां सब कुछ नॉर्मल हो गया है, तो फिर कर्फ्यू लगाने की जरूरत क्यों पड़ गई। दरअसल बात जब कश्मीर की होती है तो नेताओं और मीडिया के दोहरे चेहरे सामने आते हैं। आज के माहौल में कश्मीर के बारे में बोलने की हिम्मत कश्मीर के अंदर और बाहर के मुसलमानों के अलावा दूसरे इंटेलेक्चुअल्स भी नहीं कर पा रहे हैं। हर कोई सहमा सहमा सा नजर आता है। मीडिया को तो कश्मीर में आतंकवाद, अलगाववाद, पाकिस्तान जिंदाबाद और पत्थरबाजी से ज्यादा कुछ नजर ही नहीं आता है। आज के वक्त में कश्मीर में क्या हो रहा है ये ना तो समझाया जा सकता है और बताने की हिम्मत तो कश्मीर के अंदर और बाहर के पत्रकार, नेता और मीडिया में है ही नहीं। कश्मीर में जो कुछ भी हो रहा है वो पूरी दुनिया में कहीं नहीं हो रहा है। वहां की आवाम ही जानती है जो उन पर गुजर रही है। पिछले साल 5 अगस्त 2019 को मोदी सरकार ने एक तरफा फैसला लेते हुए इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन की उन शर्तों को तार तार कर दिया जिसके बेसिस पर जम्मू कश्मीर की पहले की रियासत भारत में शामिल हुई थी। 4 अगस्त 2019 को पूरे कश्मीर को जेलखाने में तब्दील कर दिया गया और 70 लाख कश्मीरियों को उनके ही घरों में कैद कर दिया गया। टेलीफोन और इंटरनेट जैसी बेसिक फैसिलिटीज भी उनसे छीन ली गईं। खबरों के इस दौर में मोदी सरकार ने एक पूरी आबादी को दुनिया से काट दिया था। इससे उस वक्त ही पता चल गया था कि यह सरकार किस तरफ बढ़ रही है। 5 अगस्त 2019 को भारत के होम मिनिस्टर अमित शाह ने पार्लियामेंट में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से आर्टिकल 370 को खत्म करने का प्रपोजल रखा। आर्टिकल 370 इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन में तय कानूनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को डिफाइन करता है और अगले ही शाम जम्मू कश्मीर पुनर्गठन एक्ट यानी जम्मू कश्मीर को रीऑर्गेनाइज करने वाला एक्ट पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस से पास कर दिया गया और कमजोर अपोजिशन हाथ मलता रह गया। पार्लियामेंट में इस एक्ट के पास होते ही ब्रिटिश परंपरा, ब्रिटिश ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग मेज थपथपाकर इसका वेलकम किया गया। उसके बाद हर तरफ भाजपा के राष्ट्रवादी नेता खुशी से झूम उठे। मेन स्ट्रीम मीडिया के चैनलों ने मोदी सरकार के इस फैसले की खूब जमकर वाहवाही करी, खूब जमकर तारीफ करी। हरियाणा के भाजपा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर तो मजाक में मीडिया से भी आगे निकल गए। उन्होंने कहा कि हमारे धनखड़ जी कहते हैं कि हम बिहार से लड़कियां लाएंगे, लेकिन अब कहा जा रहा है कि अब तो कश्मीर भी खुल गया है, वहां से भी लड़कियां ला सकते हैं। जिस वक्त भाजपा के नेता इतना शर्मनाक बयान एक त्योहार जैसे माहौल और शोर शराबे के बीच में दे रहे थे, तब इस शोर शराबे से भी ज्यादा शोर गश्त लगाती सिक्योरिटी फोर्सेस से भरी और बैरिकेड से बंद गलियां, उनमें कैद में रह रहे और कांटेदार तारों से घिरे तकरीबन 70 लाख कश्मीरी, जिन पर लगातार ड्रोन से चौकसी करी जा रही थी और जो बाहर की दुनिया से कांटेक्ट कर पाने की हालात में नहीं थे, उनकी खामोशी का था। और आज पूरा 1 साल गुजर जाने के बाद भी उस सन्नाटे की आवाज सबसे ज्यादा बुलंद है। वैसे 1947 के बाद कोई साल भी ऐसा नहीं गया जब इंडियन आर्मी को अपने ही लोगों के खिलाफ तैनात ना किया गया हो। यह लिस्ट काफी लंबी है, जैसे कश्मीर, मणिपुर, मिजोरम, असम, हैदराबाद और नागालैंड। पिछले साल 2019 में इंडियन पार्लियामेंट में जो कुछ भी हुआ वो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन को दफनाने जैसा था। बहुत मुश्किल हालातों में इन दस्तावेजों पर दस्तखत हुए थे। पहले से ही भरोसा खो चुकी हिंदू डोंगरा राजा महाराजा हरि सिंह और उनकी हिल चुकी और खस्ता हाल रियासत भारत और पाकिस्तान के नई सरहदों के बीचों बीच फंस कर रह गई थी। 1945 में उनके खिलाफ हुई बगावत ने जोर पकड़ लिया और बंटवारे की आग ने इसे और भड़का दिया। पूंछ के वेस्टर्न पहाड़ी जिलों के मेजॉरिटी मुसलमान महाराजा की सेना से भिड़ गए और वहीं दूसरी तरफ जम्मू में महाराजा की सेना ने दूसरे रियासत की सेना की मदद से वहां के मुसलमानों का कत्लेआम शुरू कर दिया। इतिहासकारों और दूसरी कई रिपोर्टों के मुताबिक जम्मू और आसपास के शहरों में तकरीबन 70,000 से 2 लाख लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया। जम्मू में हुए इस नरसंहार की खबर सुनकर नॉर्थ वेस्ट माउंटेनियस बॉर्डर से उतर आए कबालियों ने कश्मीर की घाटी पर हमला बोल दिया। आगजनी और लूटपाट होने लगी।
हरि सिंह कश्मीर से जम्मू भागे और उन्होंने उस वक्त भारत के प्रधानमंत्री रहे पंडित जवाहरलाल नेहरू से मदद की गुहार करी। जिस दस्तावेज के तहत भारतीय सेना कानूनी रूप से कश्मीर में दाखिल हो पाई उसे इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन कहा जाता है। तो 1947 में महाराजा हरि सिंह की तरफ से भारतीय फौजों को कश्मीर के अंदर दाखिल होने की परमिशन देने के बाद अब 2020 में कश्मीर दुनिया के सबसे बड़े मिलिट्री एरियाज में से एक बन गया है, या यूं भी कह सकते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा मिलिट्री एरिया बन गया है। तो कश्मीर में भारतीय फौजों की मौजूदगी और उनके साए में सांस ले रहे कश्मीरियों की कहानी आगे जारी रहेगी। लेकिन उससे पहले जो लोग हमारे इस चैनल पर नए हैं वो हमारा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो www.patreon.com/Dr अर्शी खान पर जाकर डोनेट करके आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। कबालियों के कश्मीर की घाटी पर हमला बोलने के बाद हालांकि भारतीय सेना ने वहां के लोकल लोगों की मदद से कबालियों को पीछे ढकेला तो, लेकिन कुछ हद तक ही, यानी घाटी के मुहानों के पहाड़ों तक ही। इस तरह डोगरा राज भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ गया। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन दस्तावेज के तहत जम्मू कश्मीर के लोगों की जनमत संग्रह यानी रेफरेंडम कराकर उनसे इस बारे में राय ली जानी थी, जिस वादे को अभी तक पूरा नहीं किया गया। और इस तरह इंडियन कॉन्टिनेंट की सबसे रूड और खतरनाक पॉलिटिकल प्रॉब्लम की पैदाइश हुई। 73 सालों में भारत में जितनी भी सेंट्रल गवर्नमेंट्स आई हैं, उन्होंने इस इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के उन शर्तों के साथ तब तक खिलवाड़ किया जब तक वो सिर्फ दिखाने भर के लिए नहीं रह गया। और अब उस दिखावे भर वाले दस्तावेज को भी फाड़ कर फेंके हुए तकरीबन 1 साल गुजर चुका है, यानी आर्टिकल 370 को हटाए हुए 1 साल बीत चुका है। हजारों कश्मीरी नौजवानों को उठाकर भारत के अलग अलग एरियाज की जेलों में बंद कर दिया गया। दुनिया के इतिहास का अब तक का सबसे लंबा कर्फ्यू और लॉकडाउन लागू किया गया। इंटरनेट और टेलीफोन सर्विसेज बंद कर दी गई। आर्टिकल 370 के तहत जम्मू कश्मीर को अपना अलग कॉन्स्टिट्यूशन और झंडा रखने की आजादी हासिल थी। गैर कश्मीरियों को वहां जमीन खरीदने की परमिशन नहीं थी। मोदी सरकार ने यह सारे कानून को खत्म करते हुए दावा किया था कि इससे कश्मीर में शांति बहाल होगी और खुशहाली आएगी। पिछले 30 सालों में कश्मीर में जो कुछ भी हुआ है वो अनपार्डनेबल यानी माफी के लायक नहीं है। तकरीबन 70,000 लोग कश्मीर में, जिसमें आम नागरिक भी हैं, आतंकी भी हैं और सेना के लोग भी हैं, वो मारे गए हैं। और हजारों लोग इराक की अबू गरीब की जेल जैसी दर्दनाक भरी जिंदगी से गुजरे हैं। पिछले 1 साल में कश्मीर के लोगों ने कैद, जुल्म, चीख पुकार, खून और इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस के बूटों की आवाज के अलावा ना ही कुछ सुना है और ना ही कुछ देखा है। कोरोना वायरस की महामारी के दौरान जब यूनाइटेड नेशन ने वर्ल्ड में सीज फायर की अपील करी तो मोदी सरकार ने वहां अपने एजेंडे को और तेज कर दिया। कश्मीर के सोशियो कल्चरल और पॉलिटिकल ताने बाने को खत्म करने की अपनी कोशिश और तेज कर दी। 1 साल बीत चुका है और तकरीबन 2 दर्जन से ज्यादा कश्मीरी नेता, हजारों कश्मीरी नौजवान, एक्टिविस्ट, जर्नलिस्ट जेलों में बंद हैं। पत्रकारों से याद आया कि 1990 के दशक में कश्मीर का लोकल मीडिया भारत के मेन स्ट्रीम मीडिया के सब्स्टिट्यूट के तौर पर सामने आया था। लेकिन पिछले साल कश्मीर के दूसरे सबसे बड़े अखबार के संपादक, दूसरे सबसे बड़े अखबार के एडिटर शुजात बुखारी को कुछ अननोन लोगों ने गोली मारकर उनकी हत्या कर दी। उनका कत्ल कश्मीर के लोकल मीडिया की आजादी के ताबूत में आखिरी कील था। और अब कश्मीर का लोकल मीडिया मोदी सरकार के कब्जे में इस कदर आ चुका है कि वहां का मीडिया अब भाजपा का माउथ पीस ही बनकर रह गया है। कश्मीर की लोकल प्रेस, जो भारत के मेन स्ट्रीम मीडिया की सब्स्टिट्यूट हुआ करती थी, उसे 5 अगस्त 2019 से पहले ही पूरी तरह से अपंग, पूरी तरह से अपाहिज कर दिया गया। मोदी सरकार ने इस जाल को वैसे ही बुना था जिससे इंडियन नेशनल मीडिया अच्छी तरह से वाकिफ है। इन पेपर्स को सरकारी एड्स मिलने बंद हो जाते हैं,
और कुछ ही दिनों में इनके मालिक खुद को किसी जांच एजेंसी, किसी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज के साथ उलझा हुआ पाते हैं, जिसका नतीजा यह होता है कि कुछ ही दिनों में एडिटर्स को उनकी पोस्ट से, उनके पद से हटा दिया जाता है, तनख्वाहें काट ली जाती हैं, नौकरियों से हटा दिया जाता है और कोई नया फरमान जारी हुए बिना ही उस पेपर का एडिटोरियल परसेप्शन यानी संपादकीय नजरिया बदल जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर कश्मीर के सबसे बड़े इंग्लिश न्यूज़पेपर ग्रेटर कश्मीर की कहानी आपको बता दूं। ग्रेटर कश्मीर के मालिक फयाज कालू के साथ नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी यानी NIA की तरफ से करी गई 1 हफ्ते लंबी पूछताछ ने इस अखबार की खबरों को बदल दिया। 1987 में शुरू होने वाला ग्रेटर कश्मीर घाटी का सबसे पहला इंग्लिश डेली न्यूज़पेपर था और आज भी वो सबसे ज्यादा पढ़ा जाता है। राइजिंग कश्मीर और कश्मीर रीडर जैसे अखबारों के लिए एजेंडा भी यही अखबार तय करता था। इस अखबार के तेवर पहले कैसे हुआ करते थे ये मैं आपको बता दूं। 2004 में इस अखबार ने कश्मीर में हिरासत से गायब हुए गुमशुदा लोगों के प्रोफाइल पर एक सीरीज चलाई थी और हर दिन 21 दिनों तक इस अखबार के फ्रंट पेज पर एक नई प्रोफाइल छापी गई थी। 22वें दिन इस अखबार के दफ्तर में एक सीनियर आर्मी ऑफिसर का फोन आया, जिसमें जिस संपादक ने इस फोन को उठाया था उसको भद्दी भद्दी गालियां दी और इस अखबार ने वो पूरी बातचीत को हूबहू दूसरे दिन अपने पेपर के फ्रंट पेज पर छाप दिया। तो ऐसे तेवर थे इस अखबार के। उसके बाद इस अखबार के मालिक पर NIA की जांच बैठा दी गई। धीरे धीरे करके इस अखबार को सरकारी एडवर्टाइजमेंट्स मिलने भी बंद हो गए और अब हाल ये हो गया है कि इस अखबार के अंदर कश्मीर के एनवायरनमेंट और ड्रग्स की खबरें छपती हैं और आर्टिकल 370 और 35A की तरफदारी करने वाली खबरें इस अखबार से पूरी तरह नदारत हैं। हर कोई अखबार और संपादक ग्रेटर कश्मीर की तरफ देख रहा था और सोच रहा था कि इतने बड़े अखबार के इतने ताकतवर ओनर के साथ, फयाज कालू के साथ जब ये सब हो सकता है तो दूसरों के साथ क्या होगा। उसके बाद ही से कश्मीर में पत्रकारों की हवाएं बदलने लगी और उनको समझ में आने लगा कि अपनी नौकरी बचाए रखने के लिए और किराया चुकाने के लिए उनको क्या लिखना है। ऐसे वक्त में कोई परेशानी में भी नहीं पड़ना चाहता था और अपनी नौकरी नहीं खोना चाहता था, खास तौर से ऐसे वक्त जब नौकरियां ज्यादा हैं भी नहीं। 5 अगस्त के बाद से ही कश्मीर के अखबार सिर्फ जगह भरने की कोशिश कर रहे हैं। उनमें गोश्त के अचार और बनाना मिल्क शेक बनाने की रेसिपीज छापी जा रही हैं। यूरोपियन क्लासिकल नॉवेल्स के पैराग्राफ्स छापे जा रहे हैं। 2016 में कश्मीर रीडर घाटी में 1990 के बाद बैन होने वाला पहला न्यूज़पेपर बन गया था। इस न्यूज़पेपर के मालिक हाजी हयात भट्ट को भी अलग तरह के बिहेवियर का सामना करना पड़ा था। पहले उन्हें नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी यानी NIA की तरफ से पूछताछ के लिए बुलाया गया था। उसके बाद इस न्यूज़पेपर को भी सरकारी विज्ञापन यानी सरकारी एड्स मिलना मुश्किल हो गए थे, बाद में पूरी तरह से बंद ही हो गए थे। शुरू में हाजी हयात भट्ट अपने संपादक के फेवर में खड़े रहे थे, लेकिन बाद में उन्होंने कहा कि ऐसे हालात में जेन्युइन रिपोर्टिंग करना मुश्किल हो गया है। अब मैं आपको कश्मीर के दूसरे न्यूज़पेपर राइजिंग कश्मीर के बारे में बता दूं, जिसको शुरू करने वाले शुजात बुखारी को पिछले साल कत्ल कर दिया गया था। उनकी मौत के बाद इस अखबार को उनके ब्रदर इन लॉ अयाज गनी चला रहे हैं, जिसके बाद इस पेपर में बहुत सारी तब्दीलियां कर दी गई हैं। संपादकों का कहना है कि अब उनसे कहा जाता है कि इस खबर को दबा दो, उस खबर को पहले पन्ने पर मत छापो, कहीं अंदर छाप दो। इसी अखबार में काम कर रहे एक संपादक ने कहा है कि अब हम लोग भी बीजेपी का माउथपीस बन गए हैं। मतलब कश्मीर ने बोलना 5 अगस्त 2019 से बहुत पहले ही बंद कर दिया था। वैसे भी कश्मीर के अंदर 70% वहां के नौजवान बेरोजगार हैं और लगातार हो रही वहां वायलेंस ने उनकी मेंटल हेल्थ पर बहुत नेगेटिव इफेक्ट डाला है। मेडिसिन सेंस फ्रंटियर्स के अकॉर्डिंग कश्मीर में तकरीबन 18 लाख एडल्ट्स या 45% की आबादी ने कोई ना कोई मेंटल टॉर्चर झेला है और तकरीबन 70% की आबादी ने एक ना एक वायलेंट डेथ देखी है। पिछले 1 साल के दौरान मोदी सरकार ने कश्मीर के लिए नए कानून पास करे हैं, जैसे कि अब वहां कोई भी गैर कश्मीरी भारतीय प्रॉपर्टी खरीद सकता है और
नौकरी भी हासिल कर सकता है। मोदी सरकार अब तक तकरीबन 25,000 लोगों को कश्मीर का परमानेंट रेजिडेंस का सर्टिफिकेट दे चुकी है और इस सरकार पर इस बात का इल्जाम है कि वो इस मुस्लिम मेजॉरिटी पॉपुलेशन वाले स्टेट के पॉपुलेशन रेशो को बदलने की कोशिश कर रही है। मीडिया की आवाज को सख्ती से दबाया जा रहा है और वहां काम कर रहे जर्नलिस्ट को इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज और सिक्योरिटी फोर्स से डरा धमका कर रखा जा रहा है। उनके खिलाफ सख्त धाराओं के तहत मुकदमे दर्ज करे जा रहे हैं और इस तरह मोदी सरकार ने कश्मीर में अपने खिलाफ उठने वाली आवाजों को डरा कर धमका कर खामोश कर दिया है। लेकिन ऐसा करके मोदी सरकार ने कश्मीरियों को अपने से और भारत से और ज्यादा दूर कर दिया है। दुनिया कश्मीर के बोलने का इंतजार कर रही है और यकीनन कश्मीर एक दिन जरूर बोलेगा। जय हिंद, सत्यमेव जयते, अल्लाह हाफिज। दोस्तों, हमारा पूरा वीडियो और दूसरे और वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो www.patreon.com/Dr अर्शी खान पर जाकर डोनेट करके आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकते हैं। दोस्तों, आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं हमारे ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर करना हरगिज नहीं भूलें। थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में।